तो जैसे अब इसमें ये विश्व का मानचित्र है, सामने जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसमें खास तौर से जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं प्रमुख जो हैं, उनके साथ में देशों की स्थिति दिखाई गई है। तो जैसे भारत को देखोगे आप, इसमें मैं जैसे अभी पॉइंटर से दिखाऊं तो ये भारत है, और जो 82.5 डिग्री है तो ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है, बस इसी के पास 82.5 आएगी। तो ये लगभग बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए भारत में हम जो मानक समय लेते हैं वो इसी से लेते हैं। बाकी आप देखोगे कि प्रमुख रेखाओं में एक कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी है, ये वाली है कर्क रेखा। ये भी भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के जा रही है, आप देखेंगे पूरा। बाकी मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये दोनों भारत से होकर के नहीं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री है, भारत के दक्षिण भाग से नीचे, श्रीलंका से भी नीचे से होकर के गुजर के जा रही है। ये 0 डिग्री है पूरी, इक्वेटर हम बोलते हैं इस तरह से ये। और इसके नीचे फिर ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन है, ये मकर रेखा है। तो इस तरह से भारत से इन प्रमुख रेखाओं में से सिर्फ एक रेखा कर्क रेखा गुजरती है, और जो लगभग बीचों बीच से मध्य प्रदेश में होकर के गुजरती है। बाकी डिटेल इसका जब देखेंगे, जब भारत का पढ़ेंगे। तो ओवरऑल करके एक तो आपको जो तरीका इसका मतलब निकालना है वो ये निकालना है कि कौन कौन सी रेखाएं किन किन जगहों से जाती हैं, और ये अलग अलग फिर ये महाद्वीपों में, अलग अलग देशों में किस देश से होकर गुजरती है, किस देश की सीमा रेखा से होकर के गुजरती है, इन बिंदुओं को आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इन पे इसी तरह के आते हैं। अब हम इसमें विश्व के मानचित्र में जैसे अलग अलग महाद्वीपों को, अलग अलग ग्रुपों को जो मीडिया में भी नाम चलते हैं और वो भी हमें समझने रहते हैं। तो एक बार तो मोटे तौर पर मैं इसमें बता दूं कि ये पूरे महाद्वीप हैं। जैसे ये तो एशिया महाद्वीप है पूरा, जो मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ। इसके साथ में ये छोटे वाला ये यूरोप है, फिर इसके बाद ये वाला अफ्रीका है, फिर ये उत्तरी अमेरिका है जो पॉइंटर घूम रहा है, फिर नीचे ये वाला दक्षिणी अमेरिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में मतलब हम ऑस्ट्रेलेशिया नाम भी लेके चलते हैं, पॉलिनेशिया, मिलेनेशिया, ओशिनिया, इन नामों को जब हम अलग से समझेंगे, अलग से जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तब डिटेल बताऊंगा। और फिर एक ये अंटार्कटिका है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये निर्जन महाद्वीप है, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे हम, एक एक करके इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार तो ये पूरे महाद्वीप हुए, और फिर इसी तरह से ये महासागर हैं। ये पैसिफिक है यानी प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक है, अटलांटिक ओशन, ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, ऊपर की तरफ ये आर्कटिक ओशन यानी आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर, और नीचे की तरफ ये अंटार्कटिक ओशन यानी अंटार्कटिक महासागर। तो इस तरह से ये महाद्वीप और महासागर एक साथ है। अब इसमें हम इनके ग्रुपिंग को समझते हैं कि इनके नाम ग्रुप के हिसाब से कैसे चलते हैं। तो नॉर्मली 11 ग्रुप के नाम चलते हैं। मतलब ग्रुप से यहाँ पे मतलब ध्यान रखना कि ये कोई इस तरह की ऑफिशियल बातें नहीं है। जैसा मैंने कहा ना कि चीजों को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। तो जैसे एक एक नाम चलता है ना कि जैसे यूरोप करके, या हम बोलते हैं ना पाश्चात्य सभ्यता करके बोलते हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता का मतलब ही होता है कि हम यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता। फिर जैसे सब सहारन कंट्री बोलते हैं हम, तो ये सब सहारन कंट्री जो हो गए, ये अफ्रीका के ये वाले भाग को बोलते हैं, सहारा मरुस्थल के नीचे वाले। और फिर नॉर्थ अफ्रीका बोलते हैं, तो इसमें ये सहारा मरुस्थल वाला जो भाग आता है उसको नॉर्थ अफ्रीका बोलते हैं। तो अफ्रीका में 2 डिवीजन हम बोल के चलते हैं, खासतौर से मीडिया वगैरह में जो नाम चलते हैं, और मतलब जो लोगों के कूटनीतिक और उन सब चीजों में जो नाम चलते हैं। तो अफ्रीका में 2 नाम, एक तो नॉर्थ अफ्रीका। तो नॉर्थ अफ्रीका शब्द बोलने का मतलब ही होता है कि सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र, और सब सहारा यानी कि सहारा मरुस्थल के नीचे वाले अफ्रीका के देश। फिर एक मिडिल ईस्ट करके नाम चलता है। मिडिल ईस्ट का मतलब है कि जो हम पश्चिम एशिया शब्द पढ़ रहे थे, पश्चिम एशिया को मैं दोबारा भी बताऊंगा, तो वो मिडिल ईस्ट है जिसमें खाड़ी के देश आते हैं पूरे। फिर सेंट्रल एशिया, ये एशिया का हिस्सा है, जिसमें ये ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाले जो देश आते हैं अफगानिस्तान के ऊपर वाले। फिर ईस्ट एशिया, जिसमें चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, ये वाले भाग आते हैं। फिर फॉर्मर सोवियत यूनियन, रूस के जो भाग थे उनको फॉर्मर सोवियत यूनियन या पूर्व सोवियत संघ के देश बोलते हैं। फिर साउथ एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वाले देश आते हैं। फिर ये साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम है, सिंगापुर और मलेशिया, इंडोनेशिया,
ये वाले आते हैं। फिर एक ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक करके बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र में हम इनको लेकर के चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में जैसे न्यूजीलैंड है, फिजी है, इनको लेकर के चलते हैं। बाकी फिर एक साउथ अमेरिका आता है, तो साउथ अमेरिका तो पूरा महाद्वीप भी है और साउथ अमेरिका के नाम से भी बोलते हैं। और इसके लिए एक नाम और दे के चलते हैं, लैटिन अमेरिका। यहाँ पे लैटिन भाषा जो विश्व की संस्कृत की तरह ही सबसे पुरानी भाषा है, तो लैटिन भाषा बोलने वाले देशों का समूह है ये। तो ये लैटिन अमेरिकी देश, तो लैटिन अमेरिकी देश का शब्द जब भी कोई नाम आएगा तो आप समझेंगे साउथ अमेरिका। फिर एक आता है मिडिल अमेरिका। तो मिडिल अमेरिका में ये उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का ये वाला जो नैरो वाली स्ट्रिप है, इसको हम मिडिल अमेरिका बोलते हैं, मध्य अमेरिकी देश बोलते हैं। मध्य अमेरिकी देशों में ये मैक्सिको है, पनामा है, ये वाले देश आते हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर फिर आता है कनाडा एंड यूएस। तो कनाडा एंड यूएस में ये पूरा उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये वाला हिस्सा आता है। और यहीं पर ये मिडिल अमेरिका के साथ ही ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही होगी जहां पर मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, ये क्यूबा और वेस्ट इंडीज ये वाले देश हैं। तो इनको हम कैरिबियन कंट्रीज भी कहते हैं, एक नाम बोल देते हैं यहाँ पे, तो इसमें नहीं दे रखा लेकिन मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। तो दो नाम मैंने इसको अलग से आपको समझाई, एक तो ये वाले देश कैरिबियन कंट्रीज कहलाते हैं, कैरिबियन देश कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कैरिबियन सागर है इसके साथ लगे हुए। तो इनमें खासतौर से क्यूबा है और वेस्ट इंडीज के देश है। वेस्ट इंडीज ध्यान रखना कोई एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कई देशों का समूह है और ये भारत के आधार पर इसका नाम है। इसके इतिहास को भी मैं समझाऊंगा जब उत्तरी अमेरिका पढ़ाऊंगा। तो ये कैरिबियन देश हो गए और एक दूसरा नाम मैंने लैटिन अमेरिकी देश, साउथ अमेरिकी देशों के लिए लैटिन अमेरिकी देश बताया। तो ये नाम आते हैं, तो इन नामों पे भी थोड़ा आपको ध्यान देना रहता है जिससे कि काफी चीजें आसान होती हैं समझने में। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका विश्व का भौतिक मानचित्र, फिजिकल पूरा। फिजिकल में क्या मतलब होता है, जैसे मानचित्र दो तरह के होते हैं, एक तो पॉलिटिकल और एक फिजिकल, यानी कि राजनीतिक मानचित्र जिसमें तो देश और उनकी सीमाएं वगैरह दिखाई गई होती है, और भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, नदियां, ऊंची भूमि, नीची भूमि, मैदान, इनके बारे में दिखाया गया होता है। तो जैसे इसको देखोगे आप कि भौतिक मानचित्र है ये, तो ये मानचित्र पढ़ने का तरीका जो है वो मैं समझा दूं आपको कि एक तरफ ऐसे करके ये बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स में डिफरेंट कलर होते हैं। तो जैसे ये कलर है, जहां जहां पर ये कलर होगा उन जगहों की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक होगी, और ये सारी ऊंचाइयां समुद्र तल से ली जाती हैं। तो समुद्र तल से जो स्थान 4000 मीटर से अधिक ऊंचे होंगे उनको भौतिक मानचित्र में इस रंग से दिखाया जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे खासतौर से ये भारत वाला हिस्सा है, ये तिब्बत का पठार और हिमालय, यहाँ पर ये कलर आ रहा है। तो हिमालय जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, आप जानते ही हैं, और तिब्बत का पठार जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, और यहाँ की औसत ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक है, यानी कि दुनिया की सारी ऊंची चोटियां यहीं पे मौजूद है। तो ये वाला कलर है। इसके बाद फिर आप ये देखोगे डार्क कलर, ये 2000 मीटर से अधिक ऊंचे वाले क्षेत्र है। तो ये दुनिया में कई जगह दिखेंगे। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं जहां जहां पर इस तरह का कलर दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्र हैं। ये तो ये रॉकी है, एंडीज है। तो इस तरह से भौतिक मानचित्र पढ़ते समय पे हम एक तो ऊंचाई देखते हैं कि किन जगहों की ऊंचाई कितनी है, दूसरा इसमें पहाड़, पठार, पर्वत, इनके बारे में समझाया गया होता है, तो हमें इनकी लोकेशन देखनी होती है। तो मोटे तौर पर हम इसमें देखें जैसे कि ये भारत है यहाँ पर, और भारत के साथ में ये हिमालय और तिब्बत का पठार, फिर इसके साथ में ये ऊपर की तरफ चोटी आ रही है, तिएनशन चोटी है, इसी के साथ में ये नीचे दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेटू करके बोलते हैं हम। और फिर इसके साथ में जैसे एशिया में देखेंगे तो ये कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सी है, काला सागर है, ये अराल सागर है, यहाँ पर ये बैकाल झील है, ठीक है। फिर सी ऑफ ओखोटस्क है इधर एशिया के भाग में, ये अमूर नदी है यहाँ पे। तो हमें इस तरह से देखना रहता है कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर है, इनका उद्देश्य यही है। ऊपर की तरफ देखोगे ये कारा सागर है, फिर ये बेरेंट सागर है, बेरेंट सी है, बाल्टिक सी है, बाल्टिक सागर है, नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर ये लाल सागर है, अरब सागर है, ये फारस की खाड़ी है पूरी, यहाँ पे ये अनातोलिया का पठार है, ठीक है। इसी में फिर ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स हैं जो स्टेपी करके बोलते हैं हम, उत्तरी यूरोपियन प्लेन, ये उपजाऊ हैं काफी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये स्कैंडिनेविया करके बोलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। फिर अफ्रीका में ये एटलस मानचित्र है, मतलब पहाड़ है एटलस, यहाँ पर ये किलिमंजारो और ये इथियोपियन हाईलैंड्स हैं, ठीक है। ये कॉन्गो बेसिन है,
कॉन्गो बेसिन काफी घने मतलब जंगल हैं, दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक है ये। तो इस तरह से ये, फिर गल्फ ऑफ गिनी है, फिर ये इधर अटलांटिक महासागर आ जाता है। ऐसे फिर अब ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में खासतौर से ये एप्लेशियन भूमि है, एप्लेशियन माउंटेन इसके जो पूर्वी किनारे पर हैं, और अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर ये रॉकी माउंटेन है। रॉकी माउंटेन के साथ ही ये ब्रुक्स रेंज है पर्वतों की। फिर ऊपर की तरफ ये कनाडा के उत्तर में ये एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं बहुत सारे, ये कनाडा के हैं। इसके बाद फिर हम ये नीचे की तरफ देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। कैरिबियन देश इसी कैरिबियन सागर के कारण ही बोलते हैं। ये वाली जो भूमि है मिडिल अमेरिका वाली, मध्य अमेरिका वाली, इसको स्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। स्थमस एक ऐसी भूमि को बोलते हैं जो दो तरफ से बड़ी भूमि के साथ और पतली नैरो स्ट्रिप होती है। यानी देखो दो तरफ, एक तरफ तो ये बड़ा लैंड मास है साउथ अमेरिका, एक तरफ ये बड़ा लैंड मास है नॉर्थ अमेरिका, और इन दोनों के बीच में ये पूरी स्ट्रिप है, एक पट्टी है। तो ऐसी पट्टी अगर लैंड की बनती है तो उस लैंड की पट्टी को स्थमस बोलते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द लाते हैं स्थमस, तो इसको पूरे को स्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में ये रॉकी माउंटेन हो गए इसके पश्चिमी किनारे की तरफ, ऐसी दक्षिणी अमेरिका में ये एंडीज हो गई, और एंडीज के साथ ही फिर ये चिली बेसिन है, पेरू बेसिन है, फिर ब्राजीलियन हाईलैंड है। यहाँ पे ब्राजील के घने जो सेल्वास जंगल हैं वो हैं यहाँ पे। ये अमेजन नदी है, पंपास मैदान है, ये घास के मैदान है, उपजाऊ मैदान है। और इधर की तरफ ये पूरे फिर यहाँ पे जो पैटागोनिया इनका पठार है, पैटागोनिया का पठार करके बोलते हैं। ये केप ऑफ हॉर्न करके जगह है जहाँ से मैं कल बता रहा था कि जो मैगलान था, वो मैगलान जब पूरे विश्व की यात्रा पर निकला था तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो यहीं से इसी रास्ते से होकर के वो पैसिफिक में एंटर किया था, और तब यहाँ पे इसी के नाम पे इसको स्टेट ऑफ मैगलान कहते हैं। मैगलान जो यात्री था उसी के आधार पर जो दुनिया का पहला चक्कर लगाया जिसने, तो यहाँ पर इसी की वजह से ये नीचे वाला हिस्सा स्ट्रेट ऑफ मैगलान, जिससे होकर के खाड़ी से होकर के पैसिफिक में गुजरा था, और नीचे वाला हिस्सा इसका जो पॉइंट है, टिप है, टिप को ही केप कहते हैं, ध्यान रखना, अंतरीप करके हिंदी में शब्द लेते हैं, तो केप ऑफ हॉर्न। ऐसे ये वाली टिप जो दक्षिण अफ्रीका की है केप ऑफ गुड होप कहलाती है, और भारत की ये जो नीचे वाली टिप है ये केप कमोरिन कहलाती है। तो इस तरह की जो टिप बनती है दुनिया में उनको केप शब्द करके बोलते हैं। तो तीन केप खासतौर से, केप ऑफ हॉर्न, केप ऑफ गुड होप और केप कमोरिन, जो हम कुमारी अंतरीप करके बोलते हैं। तो इस तरह से ये भौतिक मानचित्र में सारी चीजों को देखना रहता है, एक एक चीज को। ऐसी ऑस्ट्रेलिया में अगर देखेंगे तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में, और इधर ये विक्टोरिया रेगिस्तान है पूरा, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी कहते हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में नदी है डार्लिंग, मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से आपको मानचित्र की स्टडी करनी होती है। मैंने आपको ये तरीके बताए हैं कि इन तरीकों से हमें मानचित्र के बारे में पढ़ना रहता है। अब इसके बाद हम अगला मानचित्र देखेंगे कि विश्व के जो मतलब प्रमुख पर्वत हैं पूरे, तो पर्वतों के बारे में मैंने इसमें ये बता रखा है, प्रमुख जो हैं कलर करके दिखा रखे हैं इसमें। तो जैसे ये हिमालय है, ये कुनलुन है, तिएन शेन है, इधर ये हिंदू कुश आ जाता है, इधर ये कोलिमा सोवियत संघ का है, यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, ठीक है। जॉर्गिस करके है ये, यहाँ पर जो मतलब इधर की तरफ जो पश्चिम एशिया की तरफ आ जाता है। आल्पस यूरोप का प्रमुख पर्वत है। एटलस मैंने अफ्रीका में जैसे पहले भी बताया था, एटलस है ये। फिर ये दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी है, और पूर्वी ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी साइड में पूर्वी किनारों पर एप्लेशियन है। एप्लेशियन ये बहुत बड़ी भूमि है, मतलब इसमें पर्वत, पठार, मैदान सब चीजें हैं। तो इस तरह से ये पर्वतों के बारे में, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो इनको तो अपने मैप में आपको ये सब भी देखना रहता है। इसके बाद फिर अगला है विश्व के प्रमुख पठार। तो पठारों के बारे में मैंने ये इसमें बता रखा, आपको इनकी लोकेशन देखनी रहती है। जैसे तिब्बत का पठार है, दक्कन का पठार है, अनातोलिया का पठार ये तुर्की में है, ब्रावेरियन ये यूरोप में, स्पेन का पठार स्पेनिश, और ये इसमें उत्तरी अफ्रीका में अग्गर का पठार करके बोलते हैं। मध्य अफ्रीका में कटंगा है, इसको कटंगा का पठार बोलते हैं। इधर ये मैसाकरेन का पठार है, किम्बरले का पठार इधर ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो इनके नाम आपको याद करने रहते हैं, और ये कहाँ पर लोकेशन है ये भी देखने रहते हैं आपको। इसके बाद फिर ये दक्षिणी अमेरिका में पैटागोनिया का है, एल्टी प्लानो है, माटो ग्रासो है, ये तीन पठार प्रमुख हैं दक्षिणी अमेरिका में। इसी तरह से फिर उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार है, और मैक्सिकन पठार है। और फिर
कनाडा में ऊपर की तरफ कनाडियन शील्ड करके बोलते हैं, लॉरेंशियन कनाडियन शील्ड करके बोलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख पठार हैं, करीब 20 पठार प्रमुख हैं दुनिया भर में। तो ये 20 पठारों के बारे में आपको इसमें देखना रहता है। इसके बाद फिर प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। तो विश्व के ज्वालामुखी पर्वतों पे तो पहले जब ज्वालामुखी में पढ़ा रहा था मैंने तब भी बताया था, लेकिन इसमें ज्वालामुखी पर्वतों में ये बेल्ट देखो पूरी, एक बेल्ट तो ये प्रशांत के साथ है बिल्कुल, देखो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी किनारा, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा और यूरोप के ये पूर्वी किनारे, ये पूरी रिंग ऑफ फायर कहलाती है पैसिफिक के चारों तरफ। बाकी फिर आप ये देखोगे इंडोनेशिया और इधर की तरफ जो साउथ ईस्ट एशिया है पूरा, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें भी ये तमाम ज्वालामुखी हैं। भारत में ज्वालामुखी नहीं है, बीच बीच में थोड़े बहुत ज्वालामुखी इधर अफ्रीका की तरफ और ये तरह। फिर ये इटली वाला भाग आ जाता है जहाँ पे माउंट विसुवियस है और एटना है, स्ट्राम्बोली है, ये वाले ज्वालामुखी हैं। तो इस तरह से फिर ये अटलांटिक में भी ज्वालामुखी आ जाते हैं। तो इनके बारे में जैसे सक्रिय और इनके नीचे ये दे रखा है कि कितनी ऊंचाई है इनकी, तो ये ऊंचाई की स्केल है, तो इसके आधार पर आपको थोड़े से समझने रहेंगे ज्वालामुखी। इसके बाद फिर प्रमुख मरुस्थल हैं दुनिया के। तो दुनिया के मरुस्थलों में आप देखोगे कि सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा का मरुस्थल है, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये अरबियन मरुस्थल आता है, अरब का पूरा, जो अरब कंट्रीज हैं जिन्हें हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, या फिर हम अरब देश या खाड़ी के देश या फिर पश्चिम एशिया बोलते हैं। तो यहाँ पे अरब मतलब इसे शरे कुल भी बोलते हैं। और इसके बाद फिर नीचे अफ्रीका में ये कालहारी मरुस्थल है, और कालहारी के साथ ही नाम्बिम करके एक छोटा मरुस्थल है। फिर ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल भी काफी बड़ा है, जिसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट या ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट करके बोलते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी फिर उत्तरी अमेरिका में भी ये जो कैलिफोर्निया का जो मरुस्थल है, कैलिफोर्निया वाला, ये वाला काफी मतलब प्रसिद्ध है, नेवादा भी बोलते हैं यहाँ पे इसको, नेवादा है, कैलिफोर्निया है। और इसके साथ फिर ये दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा है। अटाकामा सबसे ड्राई है, ये एंडीज और पैसिफिक के बीच में करके आता है अटाकामा। तो इस तरह से ये मरुस्थल हो गए। इसके बाद में फिर विश्व की प्रमुख नदियां हैं। तो नदियों में भी आपको ये नाम याद रखने रहते हैं, जैसे सिंध नदी है, गंगा है, इरावदी है, गोदावरी है, यांगटीशिकांग है, मेकांग है, अमूर नदी है, येलो रिवर है चीन में, ओब रूस की नदी है, ओब करके, बोल्गा है रूस में। फिर यूरोप में दानुबे है, कई मतलब यूरोपीय देशों में बहती है। इसके बाद अफ्रीका में आप देखोगे तो नील है, नाइजर है, कोंगो है, जाम्बेजी है, ये सेनेगल है, ये प्रमुख नदियां अफ्रीका की हैं। फिर उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी, मिसौरी और सेंट लॉरेंस। इसके बाद फिर दक्षिणी अमेरिका में अमेजन है, पराना है, साउ फ्रांसिस्को है, कोलोराडो है, ये प्रमुख नदियां हैं। तो इनके रास्ते भी आपको देखने रहते हैं मैप में। ध्यान रखना, मैं आपको ये चीजें याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको कि मैप किस तरीके से पढ़ना होता है, मैप की स्टडी किस तरीके से करनी होती है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फिर अगला है कि विश्व में जो जनसंख्या का घनत्व है वो किस तरीके से है। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा घनत्व इधर ये एशिया की तरफ है। एक तो ये बांग्लादेश है ब्लैक, यहाँ पे ये स्केल मैं बता दूं पढ़ने का तरीका इसका, कि ये जो घनत्व है, ये वाला जो कलर है डार्क, यहाँ 1500 से 9000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा घनत्व ये है। फिर ये डार्क से कलर थोड़े लाइट होते चल रहे हैं, घनत्व घटता जा रहा है। तो आप देखो कि सबसे ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र ये बांग्लादेश और इधर ये कोरिया की तरफ है। इसके बाद रेड जोन ये आ रहा है, भारत का घनत्व है 300 से 500 वाली कैटेगरी में। तो ये कलर के हिसाब से दुनिया भर में आप देखोगे कि कहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और